हेलो बच्चों। आगे पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स में अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, देखते हैं व्हाट वी हैव लर्न। पहली बात हमने सीखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है जानते हो आप? भाई जहाँ से आप मेजरमेंट करते हो उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। दूसरी बात हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमने सीखा डिस्टेंस क्या होती है। ये सब हमने सीख लिया है, आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना। हमने सीखा भाई स्पीड क्या होती है। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। हमने सीखा वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। हमने सीखा भाई एक्सेलरेशन क्या होता है। इतनी बातें हमने सीख ली हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन के पास भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, ठीक है। ये बातें हमने सीख ली थी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था एक्सेलरेशन के बारे में। अब वापस आते हैं हम लोग, लेट अस मूव, ठीक है, लेट अस मूव। कहते भाई एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल कैन बी कांस्टेंट और चेंजिंग। कह रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी डिफरेंट और चेंजिंग। सही बात है यार, कोई चीज़ या तो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, हम लोग केवल स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, इन सेम डायरेक्शन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई इक्वल मैग्नीट्यूड इन इक्वल इंटरवल, इक्वल मैग्नीट्यूड वेरिएशन इक्वल टाइम में, तो हम कहेंगे कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो भी कह रहा है भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है, सही ना। तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल वेरिएशन होगा, डेल्टा वी सेम होगा। डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अगर सेम होगा इन गिवन टाइम इंटरवल, तो हम लोग कहेंगे भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सही है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एग्जांपल देखो 4.4 में वो दे रहे हैं, हम लोग इसे समझते हैं, कोशिश करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन पे आ जाओ। एज वी लर्न अर्लियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, इट टेक्स ए स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड बिफोर टचिंग द ग्राउंड। भाई एक पार्टिकल को आपने यहाँ से यूँ गिरा दिया, ठीक है, यूँ गिरा दिया। अब ये सीधा ही चला आ रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एज शोन इन द फिगर। भाई बोल रहा है कि ये इनिशियल पॉइंट है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। अब वो 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 9.8 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 19.6 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। While coming down, the velocity of the object increases as shown in the figure at different distance. Find the magnitude of average acceleration of the object in every successive interval of second. Every successive मतलब हर 1 सेकेंड के बाद। तो अब देखो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है। जैसे ही वो 1 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँचा, उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो आप क्या कहोगे, इस टाइम में उसका एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा। एक्सेलेरेशन बार लगाने का मतलब एवरेज एक्सेलेरेशन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। v2 मतलब फाइनल, समझो इस बात को, और v1 का मतलब होता है इनिशियल, राइट। तो अब आप देखिए v2 इज़ 9.8 एंड v1 is आप यहीं से देखो v1 is 0, सो दिस इज डिवाइड बाय t2 माइनस 1 माइनस 0। तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही अगर आप देखोगे
v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड हो गया, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। सो व्हाट इज द एवरेज एक्सेलेरेशन फॉर दिस ड्यूरेशन? इस ड्यूरेशन के लिए एवरेज एक्सेलेरेशन हो गया, एवरेज या तो आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे मेंशन करो, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। आप इसे लिखोगे v2 माइनस वी1 अपॉन t2 माइनस t1। अब देखो इससे कंफ्यूज ना होना, ये दोनों फॉर्मूले सेम है। v2 का मतलब होता है फाइनल और v1 का मतलब होता है इनिशियल। सो दैट विल बी 19.6 माइनस 9.8 टाइम 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, तो आपको क्या मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। तो देखते जाओ आगे, इसकी वेलोसिटी हो गई 29.4 मीटर पर सेकेंड। फिर से वही काम करोगे, देखो यही काम करता आया, यही काम करता है, v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1 अपॉन t2 माइनस t1, यही काम करता है। देखो कि भाई 9.8 मतलब कि एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। इससे क्या मालूम हुआ कि एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। अब कैसे मैंने कहा कांस्टेंट है? क्योंकि हमेशा मैग्नीट्यूड आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड और जो डायरेक्शन आ रही है, समझो इस बात को, और जो डायरेक्शन आ रही है वो डाउनवर्ड है। ध्यान रखेंगे जब भी आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, जैसे एक्सेलेरेशन के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो आप दोनों बातें डिस्कस करेंगे, स्क्वायर यहाँ पे दोनों बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। वही ये बोल रहा है, देखो वी नोटेड दैट द एवरेज एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 9.8। जब मैं कहता हूँ एवरेज एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, तो दोनों बातें चेक करूँगा मैं, मैग्नीट्यूड भी चेक करूँगा और डायरेक्शन भी चेक करूँगा, याद रखिएगा। केवल एक बात से बात नहीं बनेगी, ठीक है ना। एज द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, द एक्सेलेरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ऑफ मोशन में, ठीक है। दिस एक्सेलेरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। याद देखिए, ध्यान दीजिए, इसको हम कहते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ये क्यों आ रहा है? ये फोर्स जो है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं इसे, और इसे स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। पढ़ा आपने यहाँ तक समझ में आया? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन फिगर वी चूज द ओरिजिन एट द ग्राउंड लेवल, while in figure 4.1 we have taken the origin at the point from where the object is dropped. ये आपका origin है, this is the origin. origin आपने यहाँ पे लिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है। बी केयरफुल, डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है। तो डायरेक्शन हम लोग अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। We choose the origin at the point where the object is dropped. In this example we use downside as positive. ध्यान दो, हमने इसमें डाउन साइड को पॉजिटिव लिया है, तो हमने अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लिया कि पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, वी कैन चूज द ओरिजिन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन एज पर आवर कन्वीनियंस, लेकिन कंडीशन देखो क्या लगाई हुई है, वंस चूजन विच शुड नॉट चेंज वाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। एक बार जो सेलेक्ट कर लिया डायरेक्शन, वो डायरेक्शन आप लेके चलो। तो यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, सेलेक्ट डायरेक्शन, selection of direction as per your convenience, राइट, ठीक है। लेकिन एक बार जो ले लिया, once selected no change। मैंने आपको कहा है साइंस सीखनी है, एक एक लाइन पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आप डेली 2 पन्ने पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं,
Just like we can specify the velocity of an object at an instant, we can specify the acceleration of an object at the instant. इसको कहते हैं instantaneous acceleration. जब acceleration किसी instant पे define करते हैं तो उसे हम कहते हैं instantaneous acceleration. तो दो तरह के acceleration हो गया. Average acceleration is equal to change of velocity upon चेंज ऑफ टाइम. ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई. v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. लेकिन जब मैं कहता हूं इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इसका मतलब हुआ ये भी वही है, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. लेकिन t2 माइनस t1, बट t2 माइनस t1 इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी. तो जैसे मैं कह दूं कि भाई 7 AM पे मेरी एक्सेलेरेशन कितनी रही, तो मैं क्या करूंगा, जस्ट इससे पहले 6.59 इस टाइम पे वेलोसिटी देखूंगा और 7.0001 पे वेलोसिटी देखूंगा और इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा. तो हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, राइट. और इसमें दो बातें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है, और एक डायरेक्शन है. तो मैग्नीट्यूड तो आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव. अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव. इतनी बात है. और इस क्वांटिटी को हम कहते हैं रिटार्डेशन. ये बात ध्यान रखो, ठीक है. तो इतनी बातें हमने पढ़ी, ठीक है. आप देखो, अब वो कहता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ऑन द ग्राफ पेपर हम रिप्रेजेंट करेंगे. चलो इसे पढ़ते हैं. देखो तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करा है, सिमिलर टू द वेलोसिटी एट द इंस्टेंट, एक्सेलेरेशन एट एन इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन. ठीक है, तो दो टाइप के एक्सेलेरेशन हो गया, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. यू विल लर्न अबाउट मोर इन हायर ग्रेड्स. ठीक है, हम लोग ग्राफ्स की बात करते हैं. One useful way of representing motion can be a graphical representation. It provides a visual representation of how position, velocity and acceleration changes with time. देखो टाइम फैक्टर कॉमन है, एक बात ध्यान दो. हाउ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन वैरीज विद टाइम. मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये बात समझो, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होगा, टाइम होगा, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, वाई एक्सिस पे पोजीशन हो सकती है, राइट. एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी, टाइम, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी हो सकती है, वेलोसिटी. एक्स एक्सिस पे टाइम हो सकता है, होगा ही होगा, टाइम हो सकता नहीं, टाइम रहेगा ही रहेगा, ये कंफर्म है. वाई एक्सिस पे एक्सेलेरेशन. ठीक है, एक्सेलेरेशन. देखो रूल क्या है, रूल क्या कहता है कि जो डिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं वो वाई एक्सिस पे होते हैं. रूल क्या कहता है, जो डिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं, डिपेंडेंट पैरामीटर वो वाई एक्सिस पे होते हैं, राइट. जो इंडिपेंडेंट पैरामीटर होते हैं, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, पैरामीटर मतलब वेरिएबल, आप कंफ्यूज ना हो, पैरामीटर मीन्स वेरिएबल. जैसे देखो यहाँ पे पोजीशन वेरिएबल है, यहाँ पे वेलोसिटी वेरिएबल है, यहाँ पे एक्सेलेरेशन वेरिएबल है.
तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स एक्सिस पे। अब सोचो टाइम पे क्या कोई कंट्रोल है आपका? टाइम तो हमेशा ही, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक तो वेरिएबल है, टाइम तो हमेशा वेरी करता रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमेशा ही ऑलवेज टाइम ऑन एक्स एक्सिस। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, एक्स डायरेक्शन में टाइम लेंगे, राइट। ऐसा ना हो कि आप वाई डायरेक्शन में टाइम ले लो, गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है। तो अब इससे मालूम होता है आपको कि सच ग्राफ हेल्प इन कंपेयरिंग द मोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कैलकुलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी आर इन आइडेंटिफाई वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आप उससे मालूम करोगे भाई यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये सब मालूम कर सकते हो। दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने का काम आएगा। एज यू हैव लर्न इन मैथमेटिक्स, ग्राफ्स कम्स इन वेरियस फॉर्म, each suited to different type of data representation. To describe motion, we will use the graphs to show dependence of one physical parameter quantity such as position, velocity and acceleration. Same बात वो repeat कर रहा है on another quantity such as time. Let us learn how to plot the and interpret line graph for motion. अब देखो वो कहता है, यहाँ पे देखो एक नोट भी लिखा हुआ है, ऑल ग्राफ दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर आर फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमने पहले डिसाइड कर लिया कि यार हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लीनियर मतलब कि लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर मोशन हो गया इन वन डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेट लाइन तो वन ही डायरेक्शन में होती है। इन दिस स्पेशल केस डिस्टेंस ट्रेवल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। अब बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल और मैग्नीट्यूड आर इक्वल, इसका मतलब पार्टिकल कभी भी अपने पाथ पे वापस नहीं आएगा, एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट भी होगी। ये बात आपके समझ में आ चुकी है कि पार्टिकल अगर अपने रास्ते में वापस नहीं आएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है। एंड स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आल्सो इक्वल, स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आल्सो इक्वल। ठीक है, सही बात है। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। ऐसे लगा दूं तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मतलब मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मॉड। इफ पोजीशन इज जीरो एट टाइम जीरो देन पोजीशन टाइम ग्राफ इज सेम एज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज सेम एज स्पीड टाइम ग्राफ। मतलब कि यार वेलोसिटी इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब दोनों ही सेम है, जब ये दोनों सेम है तो ग्राफ भी तो सेम ही होगा। वैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यही बात वो कह रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, राइट।